वेलकम टू माय चैनल शेयर ट्रेड ब्रेन्स बाय अनिल सिंघी। आप सबका मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। धन्यवाद। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की खबरों भी तो अच्छी और खराब खबरों के बीच कैसे रहेंगे बाजार और क्या करें आप पूरे हफ्ते की तैयारी रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि अच्छी और बुरी खबर में बाजार किस खबर पर ज्यादा रिएक्शन देने वाला है, पूरे हफ्ते के लिए क्या सेटअप होगा, इस पर भी सर से चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले बताएं आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स दुनिया भर के बाजारों से आते दिख रहे हैं और हमारे अपने लोकल ट्रिगर्स भी हैं। अमेरिकी बाजारों में पौने 200 अंकों का दमदार उछाल दिखा गुरुवार को दीप, और ये उछाल वहां के बेहतरीन इकोनॉमिक आंकड़ों के दम पर बेरोजगारी जिस तरह से कम हुई है उसने जोश भरा अमेरिकी बाजारों में, और उसी के दम पर आपने देखा कि दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए अमेरिकी बाजार। डाउ भी और साथ ही नैस्डैक डबल सेंचुरी मारकर बंद हुआ है। S&P पहली बार 4000 के पार निकला है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा है। तो और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स डबल सेंचुरी मारते हुए दिख रहे हैं। इससे बेहतर संकेतों की आप उम्मीद कर नहीं सकते हैं जो आपको ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन संकेत ग्लोबल मार्केट से। लेकिन हमारे यहाँ अपनी खबरों में अगर देखें तो देश में कोरोना के नए मामले 1 लाख के पार निकलते हुए दिख रहे हैं। तो कोरोना की जबरदस्त लहर, विस्फोट, जो आप कहना चाहें सुनामी, वो इस वक्त होती हुई दिख रही है और ये बड़ी चिंता की बात है इस वक्त। और यहाँ से एक बड़ा डर होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, वीकेंड पर कर्फ्यू लग चुका है, पूरी तरह से लॉकडाउन होगा वीकेंड्स पर, और साथ ही दिन के दौरान भी रेस्ट्रिक्शंस काफी बढ़ा दिए गए। तो कोरोना को काबू में करने के लिए महाराष्ट्र में बड़े कदम होते हुए दिखे। लेकिन बुधवार को है RBI की पॉलिसी और उससे पहले आज से MPC की बैठक की हो रही है शुरुआत। तो ये भी एक बड़ी इवेंट है इस हफ्ते की जिस पर रहेगी नजर। जी बिल्कुल सर, तो ढेरों इवेंट है और ऑफ कोर्स अर्निंग सीजन भी शुरू होने वाला है। हालांकि अगले हफ्ते से बड़े नंबर्स आएंगे, पर सर ये अच्छी और बुरी खबर से ही शुरुआत करते हैं। आज 10 दिन, अगर 1 साल पहले रिवाइंड करें तो आज पहले लॉकडाउन को 10 दिन हो जाते थे, पर उसके बाद ये जो नया लॉकडाउन शब्द यूज नहीं किया सरकार ने महाराष्ट्र की, बट ऑलमोस्ट लॉकडाउन जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। कैसे समझें? और जिस तरह से 1 लाख से ज्यादा नए मामले आए हैं, कितनी बड़ी चिंता हो सकती है सर? देखिए, आपकी, हमारी और सबकी हेल्थ के लिए बड़े सीरियस इश्यू है, लेकिन बाजार के लिए नहीं। दोनों को अलग अलग एंगल से देखना होगा। बाजार में तो सबसे बड़ा डर और पिछले साल इसी वक्त जो था, और लॉकडाउन भी था, कोरोना का भी डर था। ये पता नहीं कि कब खत्म होगा, किस तरह से खत्म होगा, वैक्सीन कब आएगी, नहीं आएगी, इसका कोई तोड़ है या नहीं। उन सब चीजों से हम उबर कर इस वक्त 1 साल बाद हैं। आंकड़े वही हैं पुराने, लेकिन कॉन्फिडेंस अलग है। इस लिहाज से अगर आप सिर्फ बाजार के लिहाज से देखें तो दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर कोरोना की वजह से बाजार गिरते हैं, कमजोर होते हैं, तो वो एक करेक्शन है। इस करेक्शन में आपके लिए खरीदारी का मौका है। जब पिछले साल ये सिचुएशन थी जिसमें इतना डरने के बाद बाजार उबर कर यहां तक पहुंच चुके, तो अब तो आपके हाथ में वैक्सीन है और आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है कि अगर कोरोना बेकाबू हो रहा है तो इसमें हमारी लापरवाही ज्यादा है, बजाय इसके कि अचानक से कोरोना ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये आप और हम सब जानते हैं और शायद यही वजह कि अब धीमे धीमे वैक्सीनेशन बड़ा जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है। नहीं तो लोग बीच में आराम से अपने टर्न आने के बावजूद इंतजार कर रहे थे, क्या जल्दी है, क्या जरूरत है, आराम से लगा लेंगे ना, कहाँ जाने वाला है, कुछ नहीं हो रहा। तो वो जो लापरवाही और ये सोचना कि अगर 2 जन बात कर रहे हैं, आप और मैं बात करें, तो अगर मैं ये सोच के रहूं कि मुझे नहीं होगा, होगा तो आप ही को होगा, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, इस ओवर कॉन्फिडेंस से जो कोरोना इतना फैला है, मुझे लगता है कि अब लोगों को इसकी सीरियसनेस फिर से एक बार समझ में आएगी और अल्टीमेटली वापस इस पर काबू पा लेंगे। तो ये तो वक्त की बात है। अब इसमें हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते लगते हैं या 2-4 महीने लगते हैं, वही देखने वाली बात है। लेकिन कोरोना का डर इकोनॉमी को लेकर, बाजार को लेकर उतना नहीं है जितना आपके और हमारी हेल्थ को लेकर। तो हमें हेल्थ के एंगल से ज्यादा भरोसा करना है, वेल्थ के एंगल से चिंता करने की बात नहीं है। छोटे मोटे करेक्शन आएंगे कोरोना की वजह से बाजार में। ऑलरेडी हम 15,000 के नजदीक है निफ्टी पर, और ऐसे में अगर थोड़ा बहुत गिर जाए, बढ़ जाए, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना की वजह से आपको अपने पोर्टफोलियो में, अपने इन्वेस्टमेंट पे कोई बहुत खास चिंता करने की जरूरत है। हाँ, ट्रेडिंग के लिए आपकी पोजीशंस अलग होती हैं और ट्रेडर्स के लिए तो 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे में भी आपके लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो उनके लिए जरूर है। और दूसरी बात एक और है दीप, वो ये कि कोरोना का जो ये लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू, इसे जो भी कहते हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरे देश भर में हुआ है। पिछले साल इसी वक्त पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में था।
ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। तो जो लोग इस बात को लेकर बहुत डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उन्हें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको डर इस बात से लग रहा है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में लॉकडाउन हो गया है, आंशिक लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है और फिर से कोरोना की वजह से कर्फ्यू आ रहे हैं, और नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद कई दूसरे राज्यों में भी हो सकता है, सिचुएशन सब जगह खराब है, लेकिन आपको मार्केट के एंगल से, इन्वेस्टमेंट के एंगल से बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चिंता हो ही रही है तो अपनी हेल्थ की कीजिए, वेल्थ कहीं जाने वाली नहीं है, और बाजार में कोई छोटे मोटे करेक्शन आएंगे तो फिर से खरीदारी आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि बाजार के हिसाब से बहुत दिक्कत वाली बात है। एक आध दिन का रिएक्शन आ सकता है बाजार में, कुछ घंटे का रिएक्शन आ सकता है, कुछ मिनटों का रिएक्शन आ सकता है, लेकिन बड़े रिएक्शन बाजार में नहीं है। आपके लिए सिंपल चीज यही है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, वेल्थ संभल जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। दीप, क्लियर बात है सर। तो थोड़ा रिएक्शन आ सकता है, बट वैसे कुछ ज्यादा बाजार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सर, क्योंकि आपने वैक्सीन की बात करी, वीकेंड पर आपने भी ट्विटर पर अपडेट डाला सर कि पहले डोज लग गया है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बढ़िया रहा दीप, और जैसे ही मेरा टर्न आया मैंने कहा कि चलिए ये शुभ काम कर लिया जाए, और हल्का सा जो डोज लगने के बाद वो थोड़ा सा हेडेक और बुखार की हरारत जैसी रहती है, वो कल फीलिंग थी। आज तो आपके सामने एकदम फिट एंड फाइन हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो कहीं, और इतनी स्मूथ प्रोसेस है, इतना आसान है, मतलब कोई अगर नहीं करवा रहा है तो उसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको को वैक्सीन क्यों नहीं लेनी चाहिए। इतनी बेहतरीन वैक्सीन आपके साथ में अवेलेबल है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जो आपको पसंद आया, जो अवेलेबल हो, जो सरकार आपको अवेलेबल कराए, हॉस्पिटल अवेलेबल कराए, दोनों अच्छी है। कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कौन सी ली, कौन सी अच्छी है। अरे भाई, दोनों अच्छी है, सब बढ़िया है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। आप सिर्फ जाइए, अगर आप 45 से ऊपर हैं प्लीज जाकर करवाइए, और आराम से स्मूथ, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, हार्डली कुछ समय लगता है। और जिस तरह का अरेंजमेंट्स लगभग सारे हॉस्पिटल्स में, मुझे लगता है कि लोगों को अब, और आई एम श्योर कि आपके और मेरे कहने से दीप होगा नहीं, जो कोरोना के मामले को देखते हुए अब लाइन लगने लगी। यही 1 महीने पहले लोगों को है ना इन्विटेशन देना पड़ा, प्लीज आ जाइए, प्लीज आ जाइए, लगवा लीजिए, सब ठीक है। जब से मोदी जी ने लगाई तब से वीआईपी लगाना शुरू करने लगे कि अरे मोदी जी ने लगवा के तस्वीर खिंचाई, तो फिर वीआईपी उनके पीछे पीछे। और उसके बाद जब ये कोरोना की लहर फिर से आई है तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। तो प्लीज, अगर आप 45 के ऊपर हैं तो ये मौका मत छोड़िए, जाइए और जरूर अपनी वैक्सीन लगाइए। जी बिल्कुल, फैसिलिटी का फायदा उठाइए, और जैसा अनिल जी ने कहा, स्मूथ प्रोसेस है, ज्यादा समय भी नहीं लगता, तो जरूर। एक चीज और मैं दीप, एक चीज और इसमें ऐड करना चाहता था। ये तो नहीं दीप, एक चीज और ऐड करना चाहता था। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इस वीकेंड पे ही, वैक्सीनेशन के बाद आपके, अगर आपको किसी भी वजह से कोविड होता भी है, वैसे तो चांसेस नहीं के बराबर है, लेकिन पूरा दूसरा डोज लगे और दूसरा डोज भी इफेक्टिव हो उस प्रोसेस में, इसके बीच में अगर गलती से आपको हो जाए, भगवान न करे, तब भी आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस 85% कम हो जाते हैं। यानी कि आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए, घर पे ही आप आइसोलेट करके आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो मैंने पढ़ा है, आई एम श्योर सही होगा। तो कुल मिलाकर ये कि वैक्सीनेशन करने के बाद आपके लिए सबसे बड़ा फायदा ये कि आपकी जो लाइफ रिस्क है वो काफी कम हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, और इसके लिए वैक्सीनेशन आप प्लीज, अगर 45 प्लस है, जरूर करिए। जी दीप, सॉरी। या बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो जरूर इसका फायदा उठाइए, अनिल जी की सलाह है। और वीकेंड पर तो सर ने भी पहला डोज लगवा लिया है। अच्छा सर, ये तो रही कोरोना की बात। जो जबरदस्त ग्लोबल आंकड़े आ रहे हैं, ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। S&P 500 पहली बार 4000 के पार, दमदार एक्शन ग्लोबल मार्केट से दिख रहा है, कैसे देखें इसे? इससे बेहतर संकेतों की आप उम्मीद कर ही नहीं सकते दीप। जब गुरुवार को 3:30 बजे हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स 30-40 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे। उसके मुकाबले में 250 अंकों की शानदार तेजी गुरुवार को रही। शुक्रवार को दुनिया भर के बाजार बंद थे हमारी तरह। नैस्डैक देखिए डबल सेंचुरी मारकर बंद हुआ, और उसके साथ डाउ फ्यूचर्स देखिए 200 पॉइंट ऊपर है। तो मुझे लगता है कि आज कोरोना पर अमेरिकी बाजारों के, दुनिया भर के बाजारों के आंकड़े हावी होते हुए दिखेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसे अंडरलाइन करके ध्यान से सुनिएगा, कि कोरोना पर, महाराष्ट्र के लॉकडाउन पर दुनिया भर के बाजारों के संकेत हावी होते हुए दिखेंगे। आपके लिए कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही तरह के संकेत हैं, लेकिन जिस वजह से अमेरिकी बाजारों में तेजी आई है वो कारण अच्छे हैं। कारण
अमेरिकी बाजारों में जो बेरोजगारी के आंकड़ा आए वो उम्मीद से बहुत ही बेहतर आए हैं, यानी कि नौकरियां काफी ज्यादा लगी है, इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। देखिए बॉन्ड यील्ड आपके 1.70 के आसपास है, करेक्ट। अगर बॉन्ड यील्ड तो नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बॉन्ड यील्ड ऊपर रहते रहते अगर आपके लिए इकोनॉमिक रिकवरी के संकेत आए तो आप चाहते यही है ना, ब्याज दरें आपने नीचे इसलिए अब तक रखी थी कि आपकी इकोनॉमी में रिकवरी आए, और अगर इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है, आंकड़े आपके बेरोजगारी के कम होते हुए दिख रहे हैं, तो फिर आप पर्पज अचीव कर रहे हैं। जिस चीज के लिए आपने ब्याज दरों को नीचे रखा है वो आपका पर्पज हासिल होता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है उस लिहाज से ये आंकड़े बहुत ही बेहतरीन हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजारों की तेजी और साथ ही डाउ फ्यूचर्स की तेजी आज गैप डाउन ओपनिंग पर बाजारों में काम आएगी, और जितना ज्यादा गैप से नीचे खुलेंगे उतना जल्दी और उतना ज्यादा रिकवर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत ही बेहतरीन मजबूत ग्लोबल संकेत है दीप। और अगर ये महाराष्ट्र के लॉकडाउन की खबर नहीं होती तो शायद निफ्टी आपको सेंचुरी जो नीचे मारते हुए नजर आ रहा है उसकी जगह सेंचुरी ऊपर मारते हुए नजर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो बहुत ही जबरदस्त संकेत हैं, और देखते हैं आज अच्छी और बुरी खबर में बाजार का डायरेक्शन किधर रहेगी। सर एक छोटी सी बात जिसकी आपने अभी रेफरेंस भी करी, आरबीआई पॉलिसी है इस हफ्ते, आज से एमपीसी बैठक शुरू हो रही है, वेडनेसडे को आएगी पॉलिसी, क्या एक्सपेक्ट करें? ऑलमोस्ट स्टेटस को ही रहने वाले हैं? बिल्कुल कोई खास बदलाव है नहीं ब्याज दरों में, और बाकी आरबीआई के लिए अभी भी महंगाई लगभग काबू में ही मानकर चलें। महंगाई दर थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है तो आरबीआई को और कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है, ब्याज दरें बढ़ने की तो कोई आशंका दूर दूर तक है नहीं, घटने की संभावना नहीं है। मेरे ख्याल से वही आरबीआई की जो पिछली बार कमेंट्री रही है और इस बार की कमेंट्री में ज्यादा फर्क आएगा नहीं। वो सिर्फ एक चीज शायद और ऐड करें कि कोरोना के मामले जिस तरह से फिर से बढ़ रहे हैं और उसको देखते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी कम या ज्यादा होती है या कुछ कम होती है, तो उस पर आरबीआई की नजर रहेंगी। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पॉलिसी में ब्याज दरों में बदलाव होना नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ग्रोथ थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है गवर्नर साहब अच्छा ही कहेंगे, अच्छा ही करेंगे, और एक्शन ब्याज दरों पे कोई होने की संभावना नहीं के बराबर है। दीप। ओके सर, तो ये है आरबीआई पॉलिसी। देखते हैं किस तरह के कमेंट्री और आउटलुक पर आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री रहेगी। पर सर एक और बड़ा डेवलपमेंट है और आपके फेवरेट स्टॉक का है, आपने कई बार इसको रेकमेंड किया है, इस साल के लिए भी आपका हाई कन्विक्शन काउंटर है ये बीपीसीएल। यहाँ पर इन्होंने जो भारत ओमान रिफाइनरी है उसमें हिस्सेदारी खरीदी है, कैसे समझें इस एक्शन को, स्पेशली क्योंकि हम कंपनी के निजीकरण की बात कर रहे हैं आने वाले 6 महीने में, तो ये एक्शन कहां पर फिट होता है? दीपम ने जो साफ कहा है, दीपम सेक्रेटरी ने, वो ये कि अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट किया जाएगा, उसकी तरफ सरकार आगे बढ़ रही है तेजी से। और इसमें आगे बढ़ने में एक चीज साफ है, बीपीसीएल के जहां जहां इन्वेस्टमेंट्स हैं या जहां जहां नॉन कोर बिजनेस है उन्हें एक एक करके अलग किया जा रहा है। मसलन कुछ 2-3 सरकारी कंपनियों में जो इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, समझा जा रहा है कि उनकी हिस्सेदारी आगे चल के बेची जाएगी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में जो इनका निवेश था वो ऑलरेडी बेच चुके हैं। जो कुछ भी पैसा आएगा कैश को डिविडेंड के तौर पर बांटा जाएगा। ऐसी सिचुएशन में अगर ओमान में जो इनका एक जॉइंट वेंचर है वहां पर बीपीसीएल जाकर और अपने पार्टनर की हिस्सेदारी खरीदता है, 2400 करोड़ रुपए में खरीदता है, तो ये इंटरेस्टिंग है। जहां एक और उन्हें बाहर निकलना है, अपने कम करना है, तो ऐसे में क्या जरूरत है कि ओमान में जाकर वो जो अपने जॉइंट वेंचर में रिफाइनरी में हिस्सेदारी है वो खरीदे। और ये इंटरेस्टिंग है दीप, लेकिन इसको भी पूरी तरह से विनिवेश की तरफ ही एक कदम के तौर पर मैं देखता हूं। और ये इंटरेस्टिंग किस लिहाज से वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आमतौर पर अपने इन्वेस्टमेंट बेचना ये ठीक है डाइवेस्टमेंट के पहले, लेकिन और पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट खरीदना ये इंटरेस्टिंग है। देखिए ओमान की सरकार के साथ ये जॉइंट वेंचर या ओमान में जॉइंट वेंचर जो भी है ये, अगर आप इसे दूसरी तरीके से देखें तो बीपीसीएल को खरीदने में कई सारे दावेदार हैं, लोकल प्लेयर्स भी और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी, और उनमें अरामको का नाम भी काफी तेजी से ऊपर है, इसमें कोई डाउट नहीं। और अरामको का हिंदुस्तान में ऑयल एंड गैस स्पेस में जो इंटरेस्ट है वो आपको हमको सबको पता है। हो सकता है क्योंकि सऊदी अरब और ओमान के रिश्ते बहुत अच्छे ना हो, अच्छे नहीं हैं, तो हो सकता है उस लिहाज से एक ये संभावना बनती है। आप ये इसे एक एनालिसिस के तौर पर देख सकते हैं कि फिर ऐसे में बेहतर है कि बीपीसीएल के लिए वहां पर वो कारोबार न रखे और उस कारोबार में अपनी हिस्सेदारी पूरी खरीद ले।
तो अरामको का अगर इंटरेस्ट हो तो जाहिर सी बात है कि फिर बीपीसीएल के लिए ज्यादा जरूरी होगा कि वहां की लोकल इन्वेस्टमेंट्स के बजाय वो अपने इन्वेस्टमेंट्स रखें। तो इस एंगल से भी इसे देखा जा सकता है। मेरा ये समझना है जो भी हो एक्चुअली क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज साफ दिखती है, वो ये कि अरामको का इंटरेस्ट इसमें नजर आता है। दूसरी चीज ये है कि बीपीसीएल डाइवेस्टमेंट के पहले अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स को उनको कम करना है, ज्यादा करना है, उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो सरकार पूरी तरह से मुझे लगता है कि टाइमलाइन पर चल रही है और इस फर्स्ट हाफ में, इस फाइनेंशियल ईयर के अब से लेकर सितंबर के पहले तक शायद आप होता हुआ इसमें डाइवेस्टमेंट होता हुआ देखे। तो ये एक डाइवेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ने के लिहाज से एक अच्छी खबर आप मानकर चल सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो डाइवेस्टमेंट की तरफ एक और कदम बीपीसीएल का, नजर रखिए इस काउंटर पर। और अनिल जी का तो ये हाई कन्विक्शन आइडिया